हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे हो और सेफ हो। हमने स्टार्ट किया था बीए बीएससी एग्ज़ाम का मैथ्स डायनामिक्स, जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 की कुछ टॉपिक समझाए थे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। आई थिंक कि आपने वो वीडियो देख लिया हो और आपको समझ में भी आ गया हो। अब आप में से कुछ मुझे कह रहे हो कि लीनियर अलजेब्रा मैं ना करवाऊँ और कुछ कह रहे हो कि मैं करवा दूँ। अब देखो, तीनों ही बुक्स का सिलेबस एक साथ करवाना तो पॉसिबल नहीं है। ये बात आप लोग भी मानते हो कि मैं तीनों ही बुक्स के कंसेप्ट भी करवाऊँगी, एग्जांपल्स भी करवाऊँगी, एक्सरसाइज भी करवाऊँगी, तो एक बुक का सिलेबस भी नहीं होगा। अगर आपको लीनियर अलजेब्रा वाली बुक नहीं करनी है इतनी ज़्यादा, लेकिन फिर कुछ को करनी है, तो हम ऐसा कर लेंगे, लीनियर अलजेब्रा हम कम कर लेंगे। जैसे मैंने आपको कल चैप्टर नंबर 1 करवाया, तो उसमें मैंने आपको बताया कि वेक्टर स्पेस ये होता है और उसके बेस पे एक एग्जाम्पल करवा दिया। अब हर क्वेश्चन में और हर एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज है या फिर एग्जाम्पल है, कंसेप्ट उसमें वही रहेगा। सिर्फ उसमें क्या कर रखा होगा, फील्ड चेंज कर दी या फिर आपका वेक्टर स्पेस चेंज कर दिया, बाकी कंसेप्ट वही रहेगा। तो अब आप वो खुद कर लेना। तो उस बुक को हम कर भी लेंगे और कम कर लेंगे, तो जिन दोनों ही तरफ की जो बात है वो ऐसे हो भी जाएगी। जो कह रहे हैं कि करवा दो तो थोड़ा करवा दूँगी, और जो कह रहे हैं कि हम वो खुद कर लेंगे तो आपको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बाकी डायनेमिक्स और रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम अच्छे से कर लेंगे। ओके, ठीक है, ये फाइनल करते हैं। मैंने वोटिंग भी डाली थी कल टेलीग्राम पे भी और आज यूट्यूब पे भी, तो उसके अकॉर्डिंग जो ज़्यादा मेजॉरिटी है वो यही है कि हम रियल के साथ डायनेमिक्स को कर लें, लेकिन लीनियर अलजेब्रा मैं बिल्कुल नहीं छुड़वाऊँगी, उसको हम थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, अब मैंने उसमें एक टॉपिक समझा दिया आपको, वेक्टर स्पेस। अब थोड़े दिन तक आप उसकी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कर लो, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक होगा मैं आपको करवा दूँ। ठीक है, अब आते हैं इस पर। मैंने आपको बोला था कि इसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ट्राई करने हैं, बहुत ही आसान है। आपने अगर ट्राई किए होंगे तो आपके ज़रूर हो गए होंगे। कुछ भी नहीं था, एक्स दे रखा था, वाई दे रखा था। आर पोजीशन वेक्टर बनाओगे, क्या बनेगा, एक्स आई प्लस वाई जी। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 280, और इसकी क्या निकल जाएगी, 2a। तो 280 प्लस 2a क्या निकल गया, वेलोसिटी। और इसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी का भी डेरिवेटिव, तो वो क्या निकल जाएगी आपकी, वेलोसिटी का भी डेरिवेटिव करोगे, एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी का डेरिवेटिव करोगे तो वो 2a निकल जाएगी। उन्होंने कहा है मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जो इसकी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर देना और जो इसकी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर देना, तो आपका आंसर बिल्कुल डायरेक्ट मैच हो जाएगा। डायरेक्शन के लिए हमें निकालना पड़ता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा के लिए क्या करोगे, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल जाएगी और बस ये आपने इसमें करना था। ऐसे ही इसमें एक्स दे रखा है, इसमें वाई दे रखा है। प्रूव करना है कि वेलोसिटी इतनी आनी चाहिए और इंक्लिनेशन निकालना, थीटा की वैल्यू निकालनी है, बस। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं नहीं करवा रही, बहुत आसान है, हो जाएगी। मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। A particle starts from the origin and the components of its velocity parallel to the axis of coordinates at time t are 2t plus 3 and 4t. Find the path. क्या डिफरेंस है इन दोनों क्वेश्चन में? आपको पाथ यानी कि x और y की वैल्यू गिवन थी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालनी थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ आपको वेलोसिटी दे रखी है। क्या दे रखी है, वेलोसिटी एक बार तो 2t प्लस 3 दे रखी है और एक बार 4t दे रखी है, और आपने फाइंड करना है पाथ। पाथ का मतलब क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ नहीं गिवन है। इन्होंने बोला पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से और उसके कंपोनेंट किसके, वेलोसिटी के, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स एट टाइम टी आर 2t प्लस 3। वेलोसिटी के कंपोनेंट आपको पता है क्या क्या होते हैं, एक तो होता है डी एक्स बाई डी टी और एक होता है डी वाई बाई डी टी। तो यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी तो कितना दे रखा है, 2t प्लस 3, और ये कितना दे रखा है, 4t। ठीक है, साथ में उन्होंने कहा कि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से। ओरिजिन से स्टार्ट होने का मतलब जो स्टार्टिंग की इनिशियल वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेंगी, 0 0 रहेंगी। कब, जब एट टाइम, टाइम भी क्या होगा, 0 होगा ना ओरिजिन पे। तो देखिए अब डी एक्स बाई डी टी से क्या निकालना है, आपको पाथ निकालना है। तो डी एक्स बाई डी टी से अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात, इनका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, एक्स आएगा। इसका करोगे तो क्या आएगा, 2t प्लस 3 है ना, इसको पहले अलग अलग कर लो, ऐसे करो, डी एक्स इक्वल टू 2t प्लस 3 और डी टी। ठीक है, हमने t को एक साथ रख लिया और x को एक साथ रख लिया। अब इसका इंटीग्रेशन करो,
x इक्वल टू 2t² / 2 प्लस 3t और प्लस कॉन्स्टेंट लेट से वो क्या है c1। तो x क्या आ गया t² प्लस 3t प्लस c1। ठीक है, इसी तरह से y का कर लें dy इक्वल टू 4t dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो y का dy का y, इसका 4t² / 2 और प्लस कांस्टेंट c2, तो y का क्या हो जाएगा 2t² प्लस c2। समझ में आ गया। उन्होंने कहा क्या बोला, इनिशियली क्या है ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब x भी 0 है y भी 0 है ना, और x और y की और टाइम भी क्या रहेगा ओरिजिन पे 0, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। 0 इक्वल टू 0 प्लस 3 × 0 प्लस c1, यानी कि c1 क्या आ गया 0, यहाँ वैल्यू पुट करो क्या होगा 0 इक्वल टू 0 प्लस c2, c2 क्या आ गया 0। इट मीन c1 और c2 दोनों क्या आ गए 0। c1 और c2 की वैल्यू 0 इसमें पुट कर दो तो क्या बन गया x इक्वल टू t² प्लस 3t और y इक्वल टू 2t²। एक्चुअल में जो आपका आंसर है वो यही है। पाथ निकालना है, पाथ में x और y ऐसे निकालते हैं। आपकी बुक में क्या कर रखा है, इसको सिंप्लीफाई कर रखा है। यहाँ से t की वैल्यू निकाल के y, इसमें यहाँ से t² की वैल्यू निकाल लो, क्या बनेगा y/2, यहाँ पे पुट कर लो। फिर यहाँ इस इक्वेशन का यूज़ करके t की वैल्यू निकाल दो, फिर वो इसमें पुट कर दो और सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेके सॉल्व करके आपकी बुक में x और y में पूरी इक्वेशन निकाल रखी है। बट जो एक्चुअल में पाथ होता है वो यही होता है x और y की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को आप इतना छोड़ सकते हो। ठीक है, ये आपका पाथ आ गया। बस इस क्वेश्चन में आपने इतना ही करना था। समझ में आया क्या था, dx/dt दे रखा था, dy/dt दे रखा था, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, x और y की वैल्यू आ गई। इनिशियली बोल रखा था कि ओरिजिन से स्टार्ट है तो x और y 0 0 होगी, वहाँ टाइम भी 0 होगा, तो वैल्यू पुट करके c1 और c2 0 आ गई, x और y में वैल्यू पुट कर दी। दैट्स इट। समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, अब जो बाद वाले क्वेश्चन है ना वो है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बताऊँगी अभी। फोर्थ क्वेश्चन भी इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी देख लो। देखिए फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है। अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन, इट्स वेलोसिटी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ x एंड y बीइंग u प्लस ई वाई एंड v प्लस ई एक्स। यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है, एक कंपोनेंट दे रखा है v प्लस ई वाई और एक दे रखा है v प्लस ई एक्स। शो करना है कि ये एक कॉनिक सेक्शन में मूव करता है। कॉनिक सेक्शन का मतलब क्या होता है कि सेकेंड ऑर्डर की डिग्री जो है वो कॉनिक सेक्शन होती है। तो इसमें भी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स दे रखे हैं। एक आपको दे रखा है u प्लस ई वाई और दूसरा आपको दे रखा है क्या v प्लस ई एक्स। ओके, उन्होंने कहा है कि शो करो कि ये कॉनिक सेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे नोट कर लेना, करना हो तो कॉनिक सेक्शन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री। ये जो भी मैं लिख रही हूँ, अगर आपको इसके नोट सही हैं, अगर चाहिए तो मुझे बता देना, इसकी फ़ोटो या फिर PDF बना के टेलीग्राम पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, कॉनिक सेक्शन का मतलब ये होता है। देखो अब हमें मोशन निकालना है ना, तो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, dy/dx निकालना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बोला अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन, इट्स वेलोसिटी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ x एंड y बीइंग दिस एंड दिस, शो दैट इट मूव्स इन अ कॉनिक सेक्शन। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा dy/dx, क्योंकि पाथ तो इन्होंने कहा नहीं है यहाँ पे। अब देखिए dy/dx कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो ऐसे निकालना पड़ेगा dy/dt इंटू, ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो देखो v प्लस ई एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा u प्लस ई वाई, यही होगा। ये हम निकाल क्या रहे हैं, dy/dx निकाल रहे हैं। यहाँ से वेरिएबल को सेपरेट कर सकती हूँ मैं, dy के साथ तो क्या आ जाएगा u प्लस ई वाई और इसके साथ क्या आ जाएगा v प्लस ई एक्स इंटू डी एक्स। अब अंदर का काम आप खुद करोगे, ई वाई डी वाई इक्वल टू वी डी एक्स प्लस ई एक्स डी एक्स। अब क्या करना है, आपने दोनों साइड है ना इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करोगे तो ऑब्वियसली बात है ऐसे बनेगा कुछ, u² / 2 प्लस EY² / 2 dy इक्वल टू यहाँ पे v बनेगा और EX² / 2 प्लस में कॉन्स्टेंट ऐड होंगे। तो इस ये मतलब बेसिकली क्या, सेकेंड ऑर्डर की आपने ये देखना है कि कॉनिक सेक्शन बनना चाहिए, तो सेकेंड ऑर्डर की डिग्री आ गई है, तो बस इतना ही छोड़ देना इसको। कॉनिक सेक्शन दिखाने के लिए आपने यही करना था, सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी थी, वो आपकी हो जाएगी। ठीक है, सिंप्लीफाई जितना करना हो कर लेना, फिर छोड़ देना, लिख देना दिस शोज दैट इट मूव्स इन अ कॉनिक सेक्शन। समझ में आ गया।
क्लियर है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कर रखा है, फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा है, देखो बिल्कुल सेम। उसमें बस आपको ना वैल्यूज़ दे रखी है। कैसे, देखिए, फाइंड द पाथ ऑफ द पार्टिकल whose velocity is parallel to the axis of x and y respectively 2 + 3y and 4 + 5x। इसमें आपको फिर से वही पाथ निकालना है। क्या दे रखा है, वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है, यानी कि dx/dt दे रखा है आपको 2 + 3y, और एक बार dy/dt दे रखा है आपको 4 + 5x। सेम वही इंटीग्रेशन करोगे तो dx/dt आपको कितना दे रखा है, 2 + 3y, यहाँ से भी dy/dx निकालो तो dy/dt और dt/dx, ठीक है। dy/dx कितना निकलेगा, 4 + 5x डिवाइड बाई 2 + 3y, फिर अलग अलग कर दो, 2 + 3y इंटू dy इक्वल टू 4 + 5x और इंटू dx। बस सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया। इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट कर लोगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2dy + 3y dy, पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, फिर 4dx + 5x dx। अब क्या करो, इंटीग्रेट कर लो इसको बोथ साइड, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2y, इसका क्या हो जाएगा 3y² 2, इसका क्या हो जाएगा 4x, इसका क्या हो जाएगा 4x² 2, और प्लस में कॉन्स्टेंट 2, यहाँ 2 को एलसीएम ले लो, क्या बनेगा, ये 4y + 3y², यहाँ 2 का एलसीएम लोगे तो ये 8x + 5x², 2 से 2 कट जाएगा। अब इसको ऐसे लिख लो, 8x + 5x², ये यहाँ के -4y और -3y² और प्लस में कॉन्स्टेंट c और 0, बस ये आपने निकालना था, ठीक है। कुछ भी नहीं था इन क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल सिंपल से थे ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते। इम्पोर्टेंट है जो लास्ट वाले क्वेश्चन है, इनको नोट कर लेना, मतलब ये चीज़ अपनी बुक में लिख लेना कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6th 7th एंड 8th आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आएंगे अगर 4 नंबर में तो यही है। अब स्टेटमेंट देखो क्या है, इनकी स्टेटमेंट भी मुश्किल है और समझने वाले क्वेश्चन है। अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन μ(a) पैरेलल टू OX and an acceleration -2μy parallel to OY, where OX and OY are rectangular axes. If the particle starts from rest at a point 0a, find the path. इन्होंने क्या कहा आपको कि एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, जो कि कितनी है μ(a), किसके पैरेलल, OX के पैरेलल, और एक एक्सेलरेशन -2μy किसके पैरेलल, OY के पैरेलल। OX एंड OY क्या है, रेक्टेंगुलर एक्सिस है। तो अगर पार्टिकल रेस्ट पे है, इफ़ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एट अ पॉइंट दिस, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द पाथ। मतलब अब तक आपको जो क्वेश्चन में दे रखी थी वो वेलोसिटीज दे रखी थी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया, एक्सेलरेशन की कंपोनेंट दे दी। तो एक्सेलरेशन की कंपोनेंट होते क्या है, d2x और dt², और एक होता है d2y/dt², है ना। यहाँ पे क्या क्या गिवन है, एक तो आपको दे रखा है μ(a) और एक आपको दे रखा है कितना, -2μy। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको निकालना क्या है, पाथ निकालना है, और दे रखा है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 0 और a से। इट मीन्स आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्स्ट स्टेप आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नोट कर लेना, या फिर इसकी PDF में आपको दे दूँगी। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2dx/dt एंड इस वाली को 2dy/dt ऑन बोथ साइड। क्या करना पड़ेगा, 2dx/dt से मल्टीप्लाई करो इसको, देखो क्या बनेगा, ये d2x/dt² तो है ही, आपने इसको 2dx/dt से मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड में μ है तो था ही, आपने इसको 2dx/dt से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखो, 2d²x/dt और 2dx/dt, अगर आपके पास ये हो dx/dt का स्क्वायर और आपने इसका डेरिवेटिव करना हो तो क्या करोगे, 2 आगे आ जाएगा, dx/dt हो जाएगा। ऐसे ही करोगे ना, इसका डेरिवेटिव आप ऐसे ही निकालते हो, और फिर आगे x का भी होगा, है ना।
इसका आपने देखो 2 आगे आ जाएगा dx/dt, और फिर dx/dt का डेरिवेटिव होगा तो वो क्या होगा d2x/dt स्क्वायर नहीं होगा। यानी कि इस टर्म को मैं इसके स्क्वायर को ये लिख सकती हूँ और इसके इस चीज़ को मैं इसका स्क्वायर लिख सकती हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, यही तो है 2dx/dt d2x/dt, ये सेम चीज़ नहीं है। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि ये क्या है dx/dt का होल स्क्वायर है और इज इक्वल टू में 2μ a dx/dt है। देखिए मेरी बात समझो, हमने क्या करना है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। हमने दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन करा। मैं कह रही हूँ कि इस टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है। इस टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, ये। तो इस टर्म का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ना, समझ में आई बात। इस टर्म की इंटीग्रेशन को मैं ये लिख सकती हूँ और यहाँ पे मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2μ dx/dt का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x नहीं आ जाएगा और प्लस में कॉन्स्टेंट c। ठीक है, एक ही स्टेप में मैंने आपको बता दिया हमने क्या किया, इस टर्म का इंटीग्रेशन कर दिया। अगर ये टर्म होती है इसका डेरिवेटिव करना है तो ये आएगा, और अगर ये टर्म है इसका इंटीग्रेशन कर दूँ तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो बस वही काम हमने यहाँ पे किया है। समझ में आ गया। अभी हमने इस पे परफॉर्म किया था, ये तो रहता है, इस पे करो। इसको मल्टीप्लाई करो किससे, d2y/dt² तो है ही, आप इसको मल्टीप्लाई करो 2dy/dt से। राइट हैंड साइड में ये तो चीज़ है ही, आपने इसको मल्टीप्लाई करा 2dy/dt से। सेम वही बात, इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड। तो इसका इंटीग्रेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, dy/dt का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बनेगा वैसे, -4μy dy/dt। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -4μy और इसका क्या आएगा y, और y का इंटीग्रेशन करोगे तो y² 2 बनेगा ना। देखो ये y तो है ही, इसका क्या आ जाएगा y, इसका क्या हो जाएगा y और एक y एज इट इज स्क्वायर। ठीक है, और प्लस c2, और इसका करोगे तो -2 डिवाइड बाई 2, यानी कि -4/2 कटने के बाद क्या बन जाएगा, -2। समझ में आ गया। हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो -4μy dy/dt। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, -4 का स्क्वायर बाई 2 नहीं बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा -2। ये म्यू है, ये y है, dy/dt का इंटीग्रेशन क्या करोगे तो y इंटू y का स्क्वायर और प्लस में कॉन्स्टेंट c2। क्लियर है इतना। यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई और यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई। अब उन्होंने क्या बोला, देखो जब ओरिजिन पे है, देखिए जब ओरिजिन पे है तो t क्या होगा, 0 होगा, dx/dt भी क्या होगा 0 और dy/dt भी क्या होगा 0। उन्होंने क्या बोल रखा आपको, जो ओरिजिन के पॉइंट्स है वो क्या है, x तो 0 है और y की वैल्यू a है, ये बोल रखी है उन्होंने। तो पुट कर दो। अब देखो आपके पास इक्वेशन क्या आई थी, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे ना हम, यहाँ पुट कर दीजिए। क्या क्या इक्वेशन है, dx/dt का होल स्क्वायर इक्वल टू 2μax प्लस c1, और दूसरी है dy/dt का होल स्क्वायर इक्वल टू -2μy² a प्लस c2। ये इक्वेशंस आपके पास है। ठीक है, यहाँ से जब t 0 है और dx/dt 0 है, dy/dt 0 है, तो आपके पास c1 और c2 ऑटोमेटिकली 0 आ जाएंगे। देखो जब ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो c1 और c2 क्या आ गए 0, यानी कि इस कंडीशन से c1 और c2 तो क्या आ गए 0। देखो x इन्होंने दे रखा है 0 है, x 0 है, dx/dt 0 है, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0, तो c1 तो 0 आ गया। लेकिन इन्होंने बोला y की वैल्यू कितनी है, a है, तो y की वैल्यू यहाँ a पुट करो, c2 0 नहीं आएगा, c1 तो आ गया 0, y की वैल्यू यहाँ a पुट करोगे तो c2 की वैल्यू देखो कितनी आएगी, ये तो 0 हो गया क्योंकि dy/dt तो 0 है। यहाँ -2μ y का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर और a एज इट इज़ था और प्लस में c2 है ना, यही रहेगा ना। तो इसका मतलब कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, 2μa² नहीं आ गई, ये माइनस और ये प्लस और ये c2। ये देखो dy/dt का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, -2μy का स्क्वायर प्लस c2, यानी कि ये a तो है ही नहीं, ये a तो है ही नहीं, और हमने कहा है y किसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो y a के इक्वल है तो सीधी वैल्यू ये बनेगी। तो यहाँ से c2 की वैल्यू क्या निकल गई, 2μa² नहीं निकल गई।
तो हमारे पास C1 तो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, और C2 किसके इक्वल आ गया, 2 म्यू ए स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो अब इसके अंदर वैल्यू को पुट कर दो। देखो क्या है आपके पास, dx/dt का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, यहाँ से देखो 2 म्यू ए एक्स। C1 कितना आ गया, 0, तो ये तो कितना आ गया 2 म्यू ए एक्स। यहाँ से dx/dt कितना आ जाएगा, 2 म्यू ए एक्स का अंडर द रूट। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब देखो dy/dt का स्क्वायर किसके इक्वल है, -2 म्यू वाई स्क्वायर। C2 कितना आया है, 2 म्यू ए स्क्वायर। तो कॉमन क्या आ रहा है, 2 म्यू कॉमन आ रहा है दोनों में से, अंदर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। dy/dt निकालोगे तो वो कितना आएगा, 2 म्यू का भी रूट और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का भी रूट। अब बात आती है साइन की। आपको ध्यान हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन डिपेंड करते हैं कि एक्स और वाई की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डायरेक्शन क्या है। आपको क्वेश्चन में d2x/dt² की वैल्यू तो दे रखी है पॉजिटिव, है ना, और d2y/dt² की वैल्यू दे रखी है नेगेटिव। इट मीन्स x तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तभी तो ये टर्म पॉजिटिव है, और y नेगेटिव डायरेक्शन में है तभी तो ये टर्म नेगेटिव है। तो अब जब हमने ये निकाला dx/dt तो x तो पॉजिटिव है तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, बट जब dy/dt निकालेंगे तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव रहेगी। कैसे पता चला, हमें क्वेश्चन में दे रखा है। समझ में आया क्या था क्या नहीं। अब इन्होंने क्या बोला, पाथ निकालना है ना, तो पाथ तो अभी तो निकला नहीं। निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो dy/dx निकालेंगे। dy/dt की वैल्यू है, dx/dt की वैल्यू है, तो dy/dx की वैल्यू निकाल सकती हूँ मैं, यहाँ पे कर रही हूँ मैं। अब मुझे क्या निकालना है, dy/dx निकालना है, जो किसके इक्वल होगा, dy/dt और डिवाइड/dx/dt। वैल्यू पुट कर देखो, dy/dt की वैल्यू कितनी आई है, इतनी आई है, -2 म्यू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, -2 म्यू का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डिवाइड/dx/dt की वैल्यू कितनी आई है, अंडर रूट म्यू 2u और ए एक्स। ठीक है, क्लियर है इतना। अब सिंप्लीफाई करने के लिए 2 म्यू को मैं अलग लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, -2 म्यू का तो रूट है ही, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, इसको 2 म्यू का अलग कर लो और ए एक्स का अलग कर लो ताकि इससे ये कट जाए। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, -a स्क्वायर माइनस वाई का अंडर रूट और डिवाइड में ए एक्स बचा। ठीक है, अब x वाले एक साथ कर लो और y वाले एक साथ कर लो, तो क्या बनेगा, ये माइनस है, ये dy के नीचे आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ पर ये dx ऊपर चला जाएगा इनके साथ, और नीचे ax का अंडर रूट। ठीक है, ये बनेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, -dy/a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को तो एज इट इज़ रखो, ये a की पावर ऊपर जाने के बाद -1/2, x की पावर भी 1/, ये माइनस बन जाएगी। अब कर दो दोनों साइड इंटीग्रेशन, तो देखो dy/a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर आपको ध्यान हो तो ये किसके इक्वल होता है, cos इनवर्स y/a। ध्यान रखना, cos इनवर्स y/a का इंटीग्रेशन ये होता है। ठीक है, और इसका करना है तो एक ये ऐसे रहेगा, इसकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा और वही पावर नीचे आ जाएगी, तो कितना हो गया 1/2। समझ में आया। प्लस में क्या कांस्टेंट ऐड करना है, C1 और C2 ऑलरेडी लेके चल रहे हैं तो हमने क्या ऐड कर लिया यहाँ पे, C3 ऐड कर लिया। ठीक है, अब उन्होंने कंडीशन क्या दे रखी है कि x तो आपका 0 है और y किसके इक्वल है, a के इक्वल है, ऐसा ही है ना। तो जब x आपका 0 हो गया तो ये तो फैक्टर ख़त्म ही हो गया, है ना, और y a के इक्वल है, तो y की जगह a पुट करोगे तो cos इनवर्स a/a कितना बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, और cos इनवर्स 1 0, तो यहाँ तो आगे 0। यहाँ क्योंकि x 0 के इक्वल है तो ये फैक्टर ख़त्म हो गया, तो बचा क्या 0, C3, यानी कि C3 किसके इक्वल आ गया 0, तो C3 0 है, ये चीज़ मैं यहाँ पुट कर दूँ तो क्या मिलेगा मेरे को मिलेगा cos इनवर्स y/a इज इक्वल टू, ये 1/2 है, ऊपर जाके मैं इसको 2 लिख सकती हूँ, और a की पावर -1/√2 का मतलब क्या है कि ये रूट है a और ये रूट है x, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, x/, समझ में आ गया, क्योंकि ये पावर पॉजिटिव होएगी ना। जब हम x की पावर में -1/2 + 1 करेंगे और डिवाइड -1/2 + 1 करेंगे तो x की पावर 1/2 बनेगी ना,
इसमें 1 ऐड करोगे तो 1/2 और 1/2 नीचे, वो हमने ऐसे लिखा हुआ है। तो ये पावर पॉजिटिव है, तो इस करके हमने x को तो ऊपर ही रखा और इस a को हमने नीचे लिख दिया। तो cos इनवर्स y/a किसके इक्वल आ गया, 2√x/a के। और यहाँ से y की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो a cos 2x/a। तो ये आ गया आपका पाथ, ये आ गया आपकी पाथ की इक्वेशन। समझ में आया? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा बता देती हूँ। क्या दे रखा था, आइसोलेशन के कंपोनेंट्स दे रखे थे, हमने ये सब ध्यान रखना, इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ से हमने इसका ये होल स्क्वायर बनाया, इसकी वैल्यू निकाली, ठीक है। उसके बाद t 0 था तो ये 0 थे, x 0 था, y a था, तो यहाँ से c1 और c2 की वैल्यू निकाल दी, ये कर दिया। dx/dt की वैल्यू निकाल दी, dy/dt की वैल्यू निकाल दी, पाथ के लिए dy/dx निकाला, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, cos इनवर्स y/a का फॉर्मूला था, यहाँ से c3 0 बन गया, तो यहाँ से y पाथ की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं आपको करवाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम उस पर बेस्ड है जो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो समझने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए पहले स्टेटमेंट देख लो। अ पार्टिकल इज एक्टेड ऑन बाय अ फोर्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ y whose acceleration always towards the axis of x, यहाँ कर लेना, is mu y की पावर -2 and when y equal to a it is projected parallel to the axis of x with the velocity this, prove that it will describe a cycloid। देखिए क्या कह रहे हैं, एक पार्टिकल है जिस पे फोर्स कितना लग रहा है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ y एक्सिस के पैरेलल लग रहा है, और जिसकी एक्सेलरेशन हमेशा x एक्सिस के टुवर्ड्स रहेगी, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो इतना लग रहा है, ठीक है। जब y a के इक्वल है तो उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं कहाँ, x एक्सिस के पैरेलल और इतनी वेलोसिटी के साथ। तो डिस्क्राइब करो कि ये एक साइक्लोइड बनेगा। पहले इसका डायग्राम समझाती हूँ आपको। देखिए हमारे पास कुछ ऐसा है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि एक पार्टिकल है जो कि किसके पैरेलल है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ y, और जिसकी एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स, उन्होंने कहा है ऑलवेज टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ x, यानी कि ऑटोमेटिकली सी बात है, समझने वाली बात है, अगर इसके पैरेलल है और नीचे जा रहा है तो वो पार्टिकल ऐसे आ रहा है, वो पार्टिकल ऐसे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से वो क्या लग रही है, उस पर फोर्स लग रही है, और यहाँ से उसने क्या बोला है, किस वेलोसिटी के साथ आ रहा है, वो 2μ/a वेलोसिटी के साथ आ रहा है। कुछ ऐसा सीन है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ध्यान रखना, एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे F से डिनोट करते हैं इन दिस डायनेमिक, A से डिनोट नहीं करते, तो कंफ्यूज मत होना। उन्होंने क्या कहा कि फोर्स किसके पैरेलल लग रहा है, y एक्सिस के पैरेलल लग रहा है। समझना ध्यान से, सिंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन पैरेलल टू y एक्सिस, तो अगर फोर्स y एक्सिस के पैरेलल लग रहा है तो यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का x एक्सिस के अलोंग, वो तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। और y एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वो तो उन्होंने आपको दे ही रखा है, ये फोर्स नहीं दे रखी, देखो एक्सेलरेशन दे रखी है, ये देखिए। अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन अंडर, सॉरी, a particle is acted on a force parallel to the axis of y whose acceleration is this। ये acceleration के बारे में दिख रखा है कि वो हमेशा किसके एक्सिस की टुवर्ड्स होगी, x एक्सिस की टुवर्ड्स होगी। तो ये जो acceleration है वो है इतनी, μ/y की पावर -2, तो हमने इसको लिख लिया μ/y की पावर -2, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसी वजह से क्योंकि फोर्स y एक्सिस के पैरेलल लग रहा है, इसीलिए x एक्सिस के डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट क्या रहना है, 0 रहना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो μ/y का स्क्वायर। समझ में आ गया? अब देखो, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो और लग भी किसके, x एक्सिस के अलोंग तो कंपोनेंट 0 ही है ना, तो y में लग रहा है फोर्स, तो y वाला कंपोनेंट यहाँ से आपको समझना पड़ेगा कि ये नेगेटिव होगा। क्यों हुआ नेगेटिव? क्योंकि वो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है। अगर वो अपवर्ड एक्ट करता, अगर पार्टिकल ऊपर जाता तो हम इसको पॉजिटिव रखते हैं, लेकिन पार्टिकल नीचे आ रहा है, टुवर्ड्स आ रहा है, तो इसलिए आपको इस वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। समझ में आया? अब उन्होंने क्या कहा है
कि किस वेलोसिटी के साथ जा रहा है। एक वेलोसिटी का वेक्टर दे रखा है आपको 2 म्यू बाई ए, यानी कि ये तो दे दी x की वैल्यू और यहाँ y की वैल्यू नहीं दी, तो इट मीन्स y कितना हो गया 0। कहा ना, इट इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस विद द वेलोसिटी दिस, तो इसमें x की वैल्यू तो ये है और y कितना है 0। समझ में आया। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट को ही समझना आना चाहिए और ये चीज़ क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा ये ही इम्पॉर्टेंट है। अब प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि साइक्लॉइड है। साइक्लॉइड की इक्वेशन कैलकुलस में होती थी a cos स्क्वायर थीटा a sin स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसी इक्वेशन आपने मतलब बना के दिखानी है। ठीक है, समझ में आ गया। अब सेम वही स्टेप करेंगे जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, तो इस स्टेप को फिर से नोट कर लेना। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 dx बाई dt एंड 2 dy बाई dt ऑन बोथ साइड। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको मैथ, आई नो, बट एक दो बार समझ लेना। अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना और फिर खुद करके देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या करेंगे, 2 dx बाई dt से मल्टीप्लाई करेंगे, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर ऑलरेडी था, इज इक्वल टू में जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 रहेगा। फिर इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसके इंटीग्रेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, और यहाँ 0 का इंटीग्रेशन तो 0 रहेगा और प्लस में कॉन्स्टेंट C1 ऐड हो जाएगा, तो C1 की डायरेक्ट वैल्यू आ गई है। ठीक है, दूसरी साइड करोगे तो क्या है, d2y बाई डी टी स्क्वायर तो है ही, आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2dy बाई डी टी से, और इस साइड क्या है, माइनस म्यू बाई वाई स्क्वायर है, और आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 2dy बाई डी टी से। ठीक है, फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इस वैल्यू को तो क्या लिख सकते हो, dy बाई डी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको करो, फिर क्या बनेगा, -2 म्यू, ये y की पावर ऊपर जाके कितनी बन जाएगी, -2, -2 के अंदर 1 ऐड करोगे तो y की पावर -1 और वही -1 नीचे आ जाएगा, और प्लस में कॉन्स्टेंट ऐड हो जाएगा C2, तो ये माइनस से ये माइनस तो कट गया, तो बचेगा क्या, 2 म्यू, और बाई में कितना आ जाएगा y, और प्लस में कितना आ जाएगा C2। ठीक है, और है क्या, dy बाई डी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अब उन्होंने क्या कहा कि पार्टिकल को इनिशियली हमने किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था, 2 म्यू बाई ए के अंडर रूट से प्रोजेक्ट किया था, है ना। तो देखो यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो क्या आ जाएगी, 2 म्यू बाई ए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, dx बाई डी टी है ना। देखिए उन्होंने कहा इनिशियली आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा है वेलोसिटी के साथ, जो वेलोसिटी है वो ये है, ये आपको वेलोसिटी दे रखी है ना। और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी के कंपोनेंट पढ़े थे, dx बाई डी टी और dy बाई डी टी होते हैं, तो यानी कि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट dx बाई डी टी तो दे रखा है इतना, और dy बाई डी टी दे रखा है इतना। तो क्वेश्चन में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो बेशक से पढ़ लो यहाँ पे, विद द वेलोसिटी दिस, और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो यानी कि ये dx बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है आपको, और ये dy बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, dx बाई डी टी का होल स्क्वायर है, dx बाई डी टी की वैल्यू है कितनी, इतनी है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये कट जाएगा, ऑब्वियसली बात है। C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 म्यू बाई ए नहीं आ जाएगी। समझ में आ गया। यहाँ देखो dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये कितना बन जाएगा 0, ये कितना आएगा 2 म्यू बाई वाई, और प्लस कितना आएगा CT। ठीक है, तो यहाँ से ये y ही है ना, यहाँ से C2 की वैल्यू कितनी आ गई, -2 म्यू बाई वाई। देखो हमने dx बाई डी टी का स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली थी, यहाँ से dx बाई डी टी निकाल लिया, और इसके होल स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, सॉल्व करके मैंने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, ये कितनी किसकी वैल्यू है अब तक, dy बाई डी टी के होल स्क्वायर की वैल्यू है, और यहाँ से dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 म्यू बाई ए अंडर द रूट, और a माइनस वाई बाई ए अंडर द रूट। अब वही सेम बात यहाँ पे राइज होती है कि इसमें आपको जो वेक्टर वो जो दे रखा था वो क्या दे रखा था, a y की पावर -2, यानी कि y नेगेटिव में था, तो इसी वजह से हम यहाँ पे इसको नेगेटिव में लेंगे और x वाले को पॉजिटिव में रखेंगे। एक बार खुद से दोबारा कर लेना, हो सकता है कि y की जगह a और a की जगह y लिखा गया हो करवाते हुए, आप उसको खुद चेक कर लेना। ठीक है, ओके।
डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, मेरे को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो उसके लिए वही डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो करते हैं डिवाइड। देखो -2μ/a a माइनस वाई बाई वाई डिवाइड बाई 2μ/a। तो इससे तो ये कट ही गया, बचा क्या, माइनस ऑफ a माइनस वाई बाई। तो अब क्या करें, वाई में है सारा, वाई के साथ लिख लें। कैसे लिखेंगे, माइनस वाई ऊपर चला जाएगा, a माइनस वाई नीचे आ जाएगा, इसके साथ रहेगा डी वाई और यहाँ डी एक्स। फिर सेम बात, इंटीग्रेशन करना है आपको। तो अब जब ऐसी सिचुएशन होती थी तो याद करो, इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में 12th क्लास में क्या करा करते थे, पुट करते थे। अगर यहाँ कुछ और वैल्यू होती, 2a वगैरह होता, तो हम वाई को कुछ और पुट कर लेते, 2a 3a, बट ऐसा नहीं है। तो हम ऐसी सिचुएशन में हमेशा वाई को a कॉस थीटा या फिर साइन थीटा की में पुट करते हैं, और यहाँ हमें पुट करना पड़ेगा a कॉस पर थीटा। तो ये याद रखना कि इस क्वेश्चन में आपने इसको प्रूव करना है कि साइक्लॉइड है। तो साइक्लॉइड की इक्वेशन भी कुछ इस तरह की होती है। तो साइक्लॉइड प्रूव करने के लिए भी हमने वाई को ये चीज़ पुट करी है, ठीक है, ध्यान रखनी है ये चीज़ आपने। पुट करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या बनेगी इक्वेशन। माइनस तो है ही, आपने क्या पुट करा, वाई को a कॉस पर थीटा पुट किया है ना। नीचे क्या है, a माइनस वाई, इट मीन्स a माइनस a कॉस पर थीटा, इसका क्या है, अंडर द रूट है, और साथ में क्या है, डी वाई। तो इसका जब डी वाई करोगे तो क्या आएगा, 2a कॉस थीटा और कॉस का माइनस साइन थीटा और डी थीटा, यही बनेगा ना। तो डी वाई की वैल्यू पुट करो यहाँ, -2a कॉस थीटा साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है। अभी हमने सिर्फ पुट किया, इंटीग्रेशन नहीं किया, और डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो सिंपली एक्स ही आएगा। समझ में आ गया। अभी हमने सिर्फ इसको पुट किया है, इंटीग्रेशन हमने सॉल्व नहीं किया। इंटीग्रेशन अभी हम करेंगे, रुक जाओ। देखिए a कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें से a का कॉमन लेके अंदर लिख दूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये कितना है, a कॉस थीटा साइन थीटा, इस वाले a से, ये जो a है इस वाले a से a काट दूँ, और ये 2 है आपका, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस बन गया, साइन थीटा बी थीटा और इक्वल टू में एक्स। क्लियर है। देखो ये क्या बन जाएगा, 2a कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये कितना है, कॉस थीटा और साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या आपके पास, कॉस थीटा बाई, देखो एक साइन थीटा से ये कट गया, बचेगा कितना आपके पास, 2 कॉस थीटा a कॉस थीटा और साइन थीटा, है ना। ये देखो अभी अंडर रूट भी तो है ना, अंडर रूट गायब नहीं हुआ, ये अंडर रूट है। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, रहेगा क्या, 2 कॉस थीटा बाई साइन थीटा, a भी रहेगा, ये नहीं काटा मैंने, स्क्वायर से रूट काट दिया, a भी रहेगा और कॉस थीटा और साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये वही बन रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कट जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू में एक्स तो है ही, इंटीग्रेशन भी है ही। तो देखो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये अंदर डी थीटा बन जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, थीटा, कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन 2 थीटा बाई 2, और इज इक्वल टू में ये एक्स तो है ही, और प्लस में कॉन्स्टेंट ऐड होगा, दैट मीन्स एक c3 ले लो, और एक इसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। अब उन्होंने क्या बोल रखा था स्टार्टिंग में, वेलोसिटी में क्या था, एक्स वेक्टर तो 0 ही था, एक्स तो किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था, और y आपने क्या पुट कर रखा था अपनी मर्जी से, a कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर रखा था। तो देखिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, जब x आप 0 पुट करोगे, x आप 0 पुट करोगे तो c3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी नेगेटिव ऑफ दिस। तो y की वैल्यू देखो क्या आएगी, a कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकती हूँ मैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 नहीं लिख सकती हूँ, तो वही लिखा मैंने बस।
एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी, यही आपने निकालना था। क्या प्रूव करना था, इसको एक साइक्लोइड प्रूव करना था ना। तो साइक्लोइड की इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करने के बाद ये कॉस थीटा बचा, ये साइन थीटा बचा, इस साइन से ये साइन कट गया, ये 2a कॉस स्क्वायर थीटा बन गया और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दिया 1 + cos 2 थीटा बाई 2 बना। तो ये ऐसे आया। ठीक है, समझ में आया? दोबारा बता देती हूँ। इस क्वेश्चन में पहली बात आपको स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। ठीक है, एक पार्टिकल था जो कि ऐसे डाउनवर्ड्स आ रहा था, जिसके एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स दे रखे थे, वेलोसिटी दे रखी थी। एक्सेलरेशन में x0 था, वेलोसिटी में y0 था। तो शुरू में हमने ये स्टेप करके मल्टीप्लाई करा, c1 c2 की वैल्यूज़ निकाल ली, यहाँ से dx/dt निकाला, dy/dt निकाला। फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के लिए y को हमने ये पुट करना है, फिर dy/dx निकालना है और लास्ट में आपकी कुछ इक्वेशन इस तरह की आएगी। इससे प्रूव होता है कि एक साइक्लोइड है। अब देखो इसमें क्या है, 8th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या फ़र्क है। अ पार्टिकल इज एक्टेड ऑन अ फोर्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ऑफ द वाई हुज एक्सेलरेशन इज लैम्डा वाई। जैसे यहाँ पे ये दे रखी थी ना, यहाँ पे लैम्डा वाई दे रखी है। एंड इज इनिशियली प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी दिस पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स एट द पॉइंट वेयर y इक्वल टू a। जैसे यहाँ वेलोसिटी ये दे रखी थी, यहाँ वेलोसिटी इतनी दे रखी है, y इक्वल टू ये दे रखा है। और प्रूव करना है कि ये क्या बना रहा है, कि कैटेनरी बना रहा है। अब कैटेनरी का मतलब बता देती हूँ मैं क्या होता है। देखो, कैटेनरी का मतलब होता है कि जब भी कोई परफेक्टली इलास्टिक स्ट्रिंग फ्रीली हैंड करती है ना, ऐसे परफेक्टली इलास्टिक स्ट्रिंग फ्रीली हैंड करती है। जैसे कि अगर आपने देखा हो तो जो बिजली वाले होते हैं, खंभे होते हैं, उन पे जो तार होती है वो ऐसी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो तार हमेशा सीधी हो, वो ऐसे बेंड भी हो रखी होती है ना। तो जो ऐसे बेंडिंग वाली शेप होती है ना, ऐसे बेंडिंग वाली शेप, उसको बोलते हैं कैटेनरी। जब एक परफेक्टली हैवीली प्लास्टिक की बॉडी, हैवीएस्ट परफेक्टली इलास्टिक बॉडी इस तरह से फ्रीली हैंड करे। इलास्टिक का मतलब कैसे है कि जैसे आप उसको मोल्ड करो वैसे वो हो रहा है। जैसे कि चैन होती है, जब हम चैन को पहनते हैं गले में, तो वो कैसे होती है, कुछ इस टाइप की होती है ना गले में। जब आप उसको पहनते हो तो कुछ इस तरह की जो शेप होती है ना, वो कैटेनरी होती है। तो आपने प्रूव करना है कि ये क्या बनाएगा, एक कैटेनरी को डिस्क्राइब करेगा। ये चीज़ आपने इसमें प्रूव करनी है। बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, सिर्फ ये चेंजेस है। इसमें जो इक्वेशन बनेगी ना, वो कोस हाइपरबोलिक में बनेगी। क्यों बनेगी मैं बता देती हूँ। जो कैटेनरी होती है ना, कैटेनरी, इसकी जो इक्वेशन होती है वो ये होती है y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x/c। ध्यान रखना, ये कैटेनरी की इक्वेशन है। तो जैसे अभी हमारे पास इक्वेशन आई थी ना ये वाली, आपने y को क्या पुट करा, a cos स्क्वायर थीटा पुट करा, तो सेम वैसे यहाँ पे आएगी। y को कुछ इस तरह से बनेगा dy/a² माइनस y² का अंडर द रूट, और सॉल्व करने के बाद में अपने आप कोस हाइपरबोलिक वाला फॉर्मूला बनेगा। ध्यान रखना ये चीज़, कोस हाइपरबोलिक वाला फॉर्मूला बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि आपने शो करना है कि ये कैटेनरी है और कैटेनरी की इक्वेशन जो होती है वो यही होती है। समझ में आ गया? एक बार इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर लेना और ये सारे क्वेश्चन खुद करके देखने अपने हाथ से। ठीक है, समझ में आ गया है? आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में कल नेक्स्ट कंसेप्ट समझाऊंगी, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, जो कि बड़ा आसान है। ये बुक आसान है अगर इंटरेस्ट से समझ के करोगे, और बहुत मुश्किल है अगर समझ के नहीं करा। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको आज जो समझाया वो आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार इसको दोबारा करना, फिर ना आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, और समझ में आ जाए तो मुझे बता देना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर देना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडीइंग।